नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल बोधी ट्रिप पे। तो आज हम गाला असाइनमेंट 2023 के पेपर 5 का बेसिक मैथ्स के पेपर 5 का सेक्शन बी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इन द फर्स्ट पेज दिस इज अवर कॉन्टैक्ट नंबर, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। तो लेट अस स्टार्ट अवर पेपर। देखिए, तो सेक्शन बी में जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि हमारे कंटिन्यूम पेपर का क्वेश्चन नंबर 25 है, जिसमें मैं पूछा है फाइंड द 15th टर्म ऑफ एन एपी। और ये जो एपी दी है वो है 2, 7, 12। तो देखिए, स्टार्ट कहां से, कभी भी कोई भी एपी का क्वेश्चन आए तो याद रखिए उसका ए यानी फर्स्ट टर्म क्या है और डी। अगर एपी में आपके पास ए और डी है तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। एपी का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए करना इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, 15th टर्म यानी हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, nth टर्म का यानी ए एन का। ए एन का फॉर्मूला ये रहा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस फॉर्मूला में हमें सिर्फ ए और डी की वैल्यू लगानी है और 15th टर्म पूछा तो एन की जगह हम 15 लगाएंगे। तो हमें कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना, हमें ए 15 फाइंड आउट करना था। ए तो हमें ऑलरेडी दिया, जहां से हमारी एपी स्टार्ट हो रही है वो हमारा था ए, और डी हमें निकालना है। डी होता है a2 माइनस a1, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा होगा डी। तो सेकंड टर्म में 7 और फर्स्ट टर्म में 2, तो 7 माइनस 2 जो कि होगा 5। हमें डी मिल गया और एन यानी 15। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन में जैसे ही हम लोगों ने हमारी वैल्यू लगाई तो हमें हमारे 15th टर्म मिलेगा 72। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के ओवर में क्वेश्चन है फाइंड द 15th टर्म ऑफ द एपी। इसमें भी हमें 15th टर्म फाइंड आउट करना है, तो n हमें मिल गया, क्या है वो है 15। अब देखिए 3, 1, -1, -3, तो देखिए a मिल गया, a क्या है हमारे लिए 3, और a2 देखिए हमारे लिए क्या है वो है 1। अब देखिए d हम निकालते, d होगा a2 माइनस a1। a2 कितना है 1 -3, तो d आया -2। देखिए d प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो a3, d -2, n 15, इन तीनों की वैल्यू लगा के हमें ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए 15। तो ए 15 जैसे हम निकालेंगे तो 3 ए की जगह 3 प्लस 15 माइनस वन इंटू डी, डी की जगह -2। तो जैसे हम कैलकुलेशन करें 3 प्लस 15 माइनस वन 40, 14 इंटू डी, डी क्या था -2, तो 14 इंटू -2 होगा -28। तो देखिए 3 माइनस 28 आया -25, और ये हम पहले से ही पता कर सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे डी माइनस होने का मतलब ये जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे नंबर छोटा होता जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26, द बेस ऑफ अ कॉइन विथ द रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखिए हमें रेडियस दिया है, आर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। हाइट यानी यहाँ ये वाली हाइट, इसकी हाइट दी है 12 और रेडियस दिया है कितना 5 सेंटीमीटर। द हेमिस्फीरिकल बराबर इज हेमिस्फीरिकल, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। यानी एक कोन के साथ एक हेमिस्फीयर 5 सेंटीमीटर रेडियस का कवर किया होगा। अब हमें ये जो ड्राइंग मिल रही है इसका सरफेस एरिया चाहिए। सरफेस एरिया नहीं, ये पूरा का पूरा जिस चीज को मैं वो ग्रे कलर से शेडेड कर रहा हूं वो एरिया में फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें दो जियोमेट्रिकल फिगर बन रही है, एक जियोमेट्रिक फिगर तो है हमारा कोन और दूसरा है हमारा हेमिस्फीयर। तो हमें इन दोनों का सरफेस एरिया निकालना है और उसको ऐड कर देना है। कोन के लिए देखो रेडियस दिया है r बराबर 5, जो कोन का रेडियस है वही हमारे हेमिस्फीयर का रेडियस है, और हाइट कितनी है 12, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। अब देखिए कोन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल। देखिए पाई पता है, आर पता है, एल एल है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट यानी ये वाली लेंथ, ये हमें नहीं पता, पर देखिए आप इसको जरा ध्यान से देखोगे तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसकी वैल्यू 12 है, इसकी वैल्यू 5 है। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 30। तो एल हमें इनडायरेक्टली दिया नहीं था पर हमें मिल गया, कितना मिला 30। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया यानी ये कोन का सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। कोन का सरफेस एरिया तो बहुत आसान है, क्या था पाई आर एल, और जो हमारा हेमिस्फीयर था उसकी जगह स्फीयर होता तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता 4 पाई आर स्क्वायर। ये हेमिस्फीयर है यानी कि जो स्फीयर का सरफेस एरिया था उसका हाफ, 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ यानी 4/2। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे लिए इसका हेमिस सरफेस एरिया आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए फिर से बताऊंगा, हमें ये एक आर्टिकल दिया था जिसकी हाइट, ये तो कोन की हाइट 12 सेंटीमीटर थी, रेडियस देखो चाहे वो कोन हो चाहे हमारा हेमिस्फीयर हो दोनों का सेम था जो कि था 5। अभी जो 5 का जो रेडियस दिया था हमको, खाली इसका हमको टोटल सरफेस एरिया,
यानी ये कोन का सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कोन का सरफेस एरिया होता था पाई आर एल, इसमें एल थी स्लैंट हाइट, तो हमें स्लैंट हाइट ढूंढने के लिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और स्लैंट हाइट मुझे मिलती 13। और उसके बाद ये जो हेमिस्फीयर मेरा रेडी हो रहा है, ये मेरे हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया मुझे निकाल लेना है, इन दोनों के सरफेस एरिया को मुझे फाइंड ऐड कर देना है और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो इसमें मुझे वही किया, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब जो कॉमन है, जो दोनों के पास है वो कॉमन नहीं, मैं कॉमन निकालूंगा। देखिए यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई, दोनों जगह से पाई, यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर स्क्वायर, यानी दोनों जगह आर तो है, तो आर मैंने कॉमन निकाला, तो देखिए क्या बचा, जो बच रहा है वो है एल और 2r, तो एल प्लस 2r आया। अब वैल्यू मैंने पुट डाउन की तो मुझे आंसर मिला 361.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट है वो ओमनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 361.1 लेके आएंगे तो आपका हाफ मार्क्स कटेगा। इसके लिए जो यूनिट है, क्योंकि हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो एरिया में आता है जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर, क्योंकि हमारा यूनिट इसमें जो भी दिया था वो सब सेंटीमीटर में था, तो हमारा आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा है द रेशियो ऑफ डायामीटर ऑफ टू सर्कल इज 2 4 जेम 7, यानी देखिए दो सर्कल के डायामीटर, बरोबर डायामीटर दिया, दो सर्कल के डायामीटर दिया, यानी d1 अपॉन d2, d1 अपॉन d2 कितना आएगा 4 अपॉन 7। अब देखिए 4 अपॉन 7 दिया, d1 अपॉन dt यानी 4 अपॉन 7। अब देखिए r क्या होता, r होता डायामीटर का हाफ, तो देखिए R1 बाय R2, देखिए ऐसा मैं कह सकता था, इसकी डायरेक्ट में कन्वर्ट कर तो R1, देखिए D1 की जगह में लिख सकता हूँ R1 अपॉन R2, ऐसा लिख सकता हूँ D1 अपॉन 2, क्योंकि D1 अपॉन 2 कर दूंगा तो R2 R1 हो जाएगा, और वैसे ही R2 को मैं लिख सकता हूँ D2 अपॉन 2। अब देखिए R1 अपॉन R2, अब देखिए D1 अपॉन 2, D1 देखिए हमें एग्जैक्ट नहीं दिया, बट D1 अपॉन D2 कुछ दिया है, तो देखिए 4 अपॉन 7, 4 अपॉन 7 था। अब देखिए इसमें डिवाइड बाय 2 और इधर भी डिवाइड बाय 2, तो कट गया। इसका मतलब R1 अपॉन R2 भी क्या है, इनडायरेक्टली रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, तो रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज 4/7। अब देखिए फर्स्ट रेडियस, फर्स्ट सर्कल का रेडियस हम मान सकते हैं 4 हो सकता है, और सेकेंड सर्कल का 7। अब हमको रेशियो रेडियस का नहीं पूछा, हमको उनके एरिया का रेशियो पूछा। एरिया का रेशियो यानी A1 अपॉन A2, यानी पहले सर्कल का एरिया डिवाइड बाय सेकंड सर्कल का एरिया। पहला सर्कल होता है उसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई R1 स्क्वायर, और दूसरा होता है पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई कट, R1 अपॉन R2 का स्क्वायर, R1 अपॉन R2 का स्क्वायर। R1 अपॉन R2 देखो दिया है इनडायरेक्टली, वो क्या था 4 अपॉन 7, तो R1 अपॉन R2 का स्क्वायर 4, यानी हम लिख सकते थे 4 अपॉन 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49, तो 16 अपॉन 49 आता। अगर 16 अपॉन 49 नहीं लिखना तो 16 जेम 49 हम लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी से है। अब बैलेंस डाई इज रोल्ड, एक डाई को हम रोल करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, जिसे हम यूनिवर्सल सेट में लिखेंगे U इज इक्वल टू, क्या क्या आ सकता है डाई में, टोटल 6 टोटल रिजल्ट हो सकते हैं। आइदर यू कैन गेट 1, यू कैन गेट 2 और 3 और 4 और 5 और देन 6। तो आपके पास टोटल कितने रिजल्ट आ सकते हैं, n विच इज इक्वल टू 6। अब देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी वो नंबर अपने और 1 के टेबल के अलावा किसी थर्ड टेबल में आता हो। अब देखिए 1 एक यूनिक नंबर है, 2 सिर्फ 2 और 1 के टेबल में आता है तो वो एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 देखिए 4 1 में तो आता है, 4 में भी आता है, 2 में भी आता है, देखिए ये कंपोजिट नंबर है। 5 प्राइम नंबर है, 6 है कंपोजिट नंबर, और हमें यही चाहिए कि कंपोजिट नंबर हो। तो कंपोजिट नंबर कितने इसमें, टोटल 4 एंड 6, यानी टोटल हमारे पास कितने नंबर आए, 2 नंबर आए। तो देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, हमें चाहिए कंपोजिट नंबर, तो जो हमें चाहिए उसको हम इवेंट बोलते हैं। देखिए हमने कहा इवेंट ए, वी गेट अ कंपोजिट नंबर, तो देखिए वी गेट अ कंपोजिट नंबर, तो P ऑफ ए ये जो आया हमारे पास इसको हम बोल देते हैं n। इसमें जो टोटल रिजल्ट आ सकते हैं, 2 रिजल्ट आ सकते हैं, वो उसको मैंने कहा n, और ये रहा 9, बरोबर n। अब देखिए P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी व्हाट वी वांट डिवाइड बाय व्हाट कैन हैपन। हम क्या चाहते हैं कि हमें कंपोजिट नंबर मिले, और वो कितनी बार हो सकता है, 2 ही चॉइस है हमारे पास, और टोटल 6 पॉसिबल वेज है, टोटल 6 रिजल्ट आ सकते हैं। तो 1/3, 1/3 अगर इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो ये होगा 33% चांस है, यानी अगर 3 बार मैं पासा फेंक रहा हूं तो 1 बार मुझे कहीं ना कहीं कंपोजिट नंबर मिल जाएगा। इसका सिंपल मतलब ये था। अब
क्वेश्चन नंबर 28 पे आता हूं, जो कि है इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। देखिए प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी और ना ही एक से ज्यादा होगी। तो देखिए यानी दो स्टूडेंट उनका सेम डे पे बर्थडे आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी है, दो स्टूडेंट है उनका सेम डे पे बर्थडे आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.992 है। अब हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे ऑफ टू स्टूडेंट नॉट हैविंग, यानी दोनों का सेम डे पे बर्थडे ना, उसका चांस इतना है। पर अब बताइए, अब बहुत बड़ी स्कूल है और कोई भी 3 स्टूडेंट ले आते हैं, चांस भी तो है कि भाई उनका सेम डे पे बर्थडे आए। स्टैटिस्टिकली हमने अंदाजा लगा लिया कि ना आए उसका चांस इतना है, तो आए उसका चांस कितना है। तो आपको नहीं लग रहा कि ये जो है कंपोजिट इवेंट का है, नेगेशन ऑफ इवेंट, जैसे कि कोई भी प्रोबेबिलिटी, बरोबर, कोई भी इवेंट की बात हम करें तो वो इवेंट हो और वो इवेंट ना हो। देखो वो ना हो तो एक बार हम कहते हैं, कभी भी दो इवेंट को हम जब देखो वो प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है 1। तो हमें ये तो दे दी कि उनका सेम डे पे बर्थडे ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.992। हमें चाहिए उनकी सेम डे पे बर्थडे हो। तो देखिए स्टूडेंट हैविंग नो सेम डे बर्थडे, नो बोलो ना, नो, उसके ऊपर बार लगा दे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बराबर 0.992। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज, अभी मैंने आपको बताया पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इज ऑलवेज विल बी 1। तो पी ऑफ ए सिंपल हम कह सकते हैं पी 1 माइनस पी ऑफ ए बार, और इसको लगा के हमें मिलती वो जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी 0.008% या 0.008, सॉरी परसेंट नहीं लगाना। अब क्वेश्चन नंबर 29 जो कि है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया, 7y² माइनस 11/3y प्लस 2y3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले तो देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो देखिए क्या दिया, क्या है, 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। अब देखिए डिनोमिनेटर अलग अलग है तो पहले हम एलसीएम लेते हैं। देखो यहाँ पे तो सेम है डिनोमिनेटर, इन दो प्लेसेस पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेने की जरूरत। तो देखिए यहाँ पे क्या है 1 है, तो इधर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 21y² माइनस 11y माइनस 2/3। अगर मैं 3 कॉमन निकाल लेते, यहाँ पे भी 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 आ गया, तो 1/3 कॉमन निकालते तो 21y² माइनस 11y माइनस 2। अभी तो कॉमन फैक्टर तो इसको मैं बाहर रख रहा था, तो अभी मैं कैलकुलेशन में नहीं ले रहा। तो देखिए क्या होगा, ये जो स्क्वायर वाले का कोएफिशिएंट है उसको हम बोलते हैं a, ये जो y का कोएफिशिएंट उसको हम b कहेंगे, और ये जो नंबर है थर्ड उसको c कहेंगे। तो देखो हियर a इज इक्वल टू 21, b इज इक्वल टू -11 एंड c इज इक्वल टू -2। हमें ये मिल गया। अब देखिए हम अब इसका क्या करेंगे, सिंपल फैक्टराइजेशन। अब देखिए क्या था हमारा कोएफिशिएंट, 21y² माइनस 11y माइनस 2, 21y² माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल -2। अगर इसका मैं फैक्टराइजेशन करता हूं, इसको 0 सपोज फैक्टराइजेशन करना है ना, हमें इसके इक्वल टू को 0 सपोज करना है, ठीक है। तो देखिए 21 पहले तो देखिए फर्स्ट एंड लास्ट के कोएफिशिएंट का हमेशा हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए 21 एंड 2, तो 21 इंटू 2 42 होगा, और 42 के ऐसे पार्ट करने जिसका सब्ट्रैक्शन, देखिए लास्ट में क्या साइन है माइनस, 42 के ऐसे पार्ट करने जिसका सब्ट्रैक्शन आए 11, 14 3 जा 42 एंड 14 में से 3 आता है तो 11 आता है। तो मेरे पास दो फैक्टर आ गए जो कि है 14 एंड 3। ओके, सो अब देखिए क्या आएगा, बड़े नंबर को जो मिडिल साइन है वो, तो 14 होगा माइनस और 3 होगा प्लस। देखिए 21y²। अब देखिए हमने किसका स्प्लिट किया था, हमने स्प्लिट किया था 11y का, तो यहाँ पे हम हर जगह y लगाएंगे, तो -14y प्लस 3y माइनस 2। अब देखिए, तो देखिए ये पहली जोड़ी और ये बनेगी दूसरी जोड़ी, यहां से जो कॉमन निकल रहा है उसे हम कॉमन निकालेंगे। अब देखिए तो 21y² माइनस 14y में से 21 और 14 दोनों 7 की टेबल, तो 7 कॉमन, और y² और y में दोनों जगह y है तो y कॉमन, 7y। तो देखिए 7y जैसे मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा 3y माइनस 2, और यहां से अगर कुछ कॉमन ना निकले तो 1 निकाल लेना। अगर कुछ कॉमन ना निकले तो 1 को आप कॉमन निकाल सकते हो। तो जैसे मैंने 1 को कॉमन निकाला तो 3y माइनस 2। अब देखिए क्या हुआ, 3y माइनस 2 और यहाँ पे आया 7y प्लस 1। अब देखिए इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, एक मिनट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है 0। अब दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन तब ही 0 होगा, दो कोई भी नंबर है, ये कोई भी नंबर होने वाले हैं, आप समझिए, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन तभी और सिर्फ तभी 0 हो सकता है कि आइदर वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम विल बी 0।
या तो इनमें से कोई जीरो हो जाए या तो दोनों जीरो हो जाए। तो देखो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। तो बस ये देखिए हमने इसको सॉल्व किया तो y की एक वैल्यू मिली 2/3 और एक y की वैल्यू मिली -1/7। सम ऑफ जीरो जो कि है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकला तो 2/3 -1/7 किया तो -11/20v। और अगर फॉर्मूला से हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा जिसकी फॉर्मूला था -b/a तो भी हमें सेम आंसर मिला। अब आप बात ये समझिए, मैं बहुत बेसिक बात बता रहा हूं, हमको कोरिलेशन चेक करने को कहा तो हमें पहले तो इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के बाद फॉर्मूला भी लगाना है। अगर फैक्टराइजेशन से आंसर मिला और फॉर्मूला से आंसर मिला वो सेम है तो हमारा क्वेश्चन राइट है। फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा जो कि है -2/21 और फॉर्मूला लगा के देखा तो भी -2/21 आया। तो हमारी रिलेशन जो हो गई वो हो गई वेरीफाई हो गई। तो देखिए क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन किया, फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने हमारे फॉर्मूला लगाया उसके रिलेशन चेक किया। तो अब क्वेश्चन 29 ऑफ दिस चैप्टर। तो क्वेश्चन 29 जो है उसमें हमें कहा गया इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x² - x - 30 फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस 2 - अल्फा एंड 2 - बीटा। यानी पहले तो मुझे अल्फा और बीटा फाइंड आउट करना है फिर मैं आगे की बात करूंगा। ठीक है, तो मुझे अल्फा और बीटा चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो का यानी ये जो इसकी एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू आएगी जहां पे ये जीरो होने वाले, तो इसको इक्वेट करना है जीरो के। x² - x - 30 इक्वल टू जीरो मैंने इक्वेट किया। अब देखिए इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए पहले x² - x - 30, तो इस क्वेश्चन में मुझे करना क्या है, मुझे देखिए लास्ट में फर्स्ट एंड लास्ट के कोएफिशिएंट का हमेशा मल्टीप्लिकेशन, तो x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा तो 1 है, 1 इंटू 30 जो कि होगा 30 के मुझे ऐसे पार्ट करना है जिसका सब्ट्रैक्शन मुझे क्या मिले 1। देखिए कैसे मैंने किया वो एक और बार मैं आपको बता देता हूं। तो वन थिंग विच इज दैट ये 30 दिया है, 1 इंटू 30 31, 30 के आगे साइन देखिए क्या है माइनस, और ये जो x है इसका कोएफिशिएंट क्या है वो देखिए, x इसके साथ कोई नंबर नहीं तो समझना 1 है तो ये 1। तो इसको देखो इसको डिकोड कैसे करेंगे, 30 के मुझे ऐसे पार्ट करने हैं, 30 के मुझे ऐसे पार्ट करने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन करूं तो मुझे 30 मिले, और मल्टीप्लीकेशन करने पे 30, बट अब देखिए इसका यहां यूज आएगा, सब्ट्रैक्शन करने पे मुझे मिलना चाहिए 1। 30 के ऐसे पार्ट करने जिसका मल्टीप्लीकेशन तो 30 हो, सॉरी मल्टीप्लीकेशन क्या हो 30, बट उनका सब्ट्रैक्शन हो 1। तो देखिए 5 इंटू 6 का सोचिए आप, 5 इंटू 6, तो 5 इंटू 6 करोगे तो 30 आएगा और 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा। तो देखिए ये पर्टिकुलर पार्ट राइट है। तो मेरे पास दो फैक्टर आ गए बरोबर, क्या है, एक आया 6 और दूसरा आया 5। अब सर साइन कौन सी हम पुट करेंगे, तो देखिए हम सब्ट्रैक्ट करके ला रहे हैं नंबर, सो जो बड़ा नंबर है उसको मिडल साइन, तो देखिए मिडल में क्या था -6 आएगा माइनस में और 5 आएगा प्लस में। तो देखिए x² - 6x - 30 इज इक्वल टू 0 मैंने पुट किया, फिर x² - 6x प्लस 5x - 30। अब फिर मुझे दो दो की पैर बना के इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कर लेना है। देखिए x² - 6x मेरे पेरी पैर और 5x - 30 मेरे सेकंड पैर। इसमें देखिए x² - 6x में से देखो यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा x - 6 और 5x - 30 में से 5 कॉमन, तो 5x - 30 की मैं बात करता हूँ, यहाँ देख लीजिए तो 5x यानी 5 इंटू एक्स और 30 को मैं 5 6 30 लिख सकता हूँ। देखो दोनों तरफ 5 तो 5 कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा x - 6, तो 5 इंटू एक्स - 6 ऐसे आया। अब देखना जब भी कॉमन निकाला तो उसके बाद जो ब्रैकेट होता है वो हमेशा सेम होना चाहिए, तो ही मेरा फैक्टराइजेशन राइट है। तो x - 6 और यहाँ पे भी x - 6, तो मेरा जो ब्रैकेट है वो एकदम पर्टिकुलरली राइट है, तो मेरा जो फैक्टराइजेशन है वो मैंने राइट किया। तो इंटू x - 6 और x + 5। तो देखिए एक जो जीरो आएगा उसे हम कहेंगे अल्फा और दूसरा जो जीरो आएगा उसे हम बीटा कहेंगे। तो देखिए x - 6 से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है 0, तो x - 6 x + 5 इज इक्वल टू 0, तो x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x आया 6 और x + 5 इज इक्वल टू, तो x आया -5। तो x इज इक्वल टू 6 को मैंने अल्फा कह दिया, इस 0 को 6 को मैंने अल्फा का और -5 को बीटा का। अब हमें ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए जैसे 2 - अल्फा और 2 - बीटा से, तो 2 - अल्फा यानी 2 इंटू माइनस अल्फा, अल्फा कितना है -6, 2 - 6 और दूसरा है 2 - बीटा जो कि होगा 2 माइनस फिर बीटा का है -5। तो देखिए ये आया 2 - अल्फा आया -4 और 2 - बीटा आया 7। तो हमारा जो फैक्टर्स होगा बरोबर वो क्या होने वाला है x प्लस, बरोबर एक बार आएगा x + 4 और x - 7, और इससे हमारा जो पॉलिनोमियल बन रहा है
तो ये बनेगा हमारा। अब देखिए हमें इवेल्युएशन करना है tan स्क्वायर 30 प्लस 4 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 sec स्क्वायर 30 प्लस 5 cos स्क्वायर 90। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर लेना है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत बेसिक है और बहुत आसान है, इसे रोज 2-3 बार लिख लीजिए जब तक एग्जाम नहीं आ रही, बरोबर। कम से कम 20-25 बार लिखा होगा तो ये समझना और याद रखना आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मार्किंग देंगे। तो tan स्क्वायर 60, tan 60 की वैल्यू √3, tan स्क्वायर 60 है √3 का स्क्वायर, 4 cos स्क्वायर 45, तो cos 45 की जो वैल्यू उसका स्क्वायर, cos 45 1 बाय √2 उसका स्क्वायर है 1 बाय √2 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू sec स्क्वायर 30, sec स्क्वायर 30 यानी cos 30 का इनवर्स, cos 30 था √3 बाय 2 उसका इनवर्स यानी 2 अपॉन √3, इसका स्क्वायर है 2 अपॉन √3 का स्क्वायर, और cos 90 होता है 0, तो 5 इंटू 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होने वाला है। तो देखिए √3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू देखिए हो गया 4 इंटू देखिए 1 बाय √2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का देखिए √रूट का स्क्वायर होगा तो अंडर हट जाएगा, सिंपल सी बात। तो इसका मतलब है कि सर √2 का स्क्वायर है तो √2 हट खाली 2 बचेगा, बरोबर। और ये रहा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 5 इंटू 0 का स्क्वायर वो तो अपने आप 0 होने वाला था। तो देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आया 3 और ये देखो 2 2 सा, तो देखिए 3 प्लस 2 और ये देखिए 3 से 3 काटा, 3 प्लस 2 प्लस 4 जो कि आया 9। अब देखिए हमसे ये पूछा क्वेश्चन नंबर 30, इफ sin थीटा इज इक्वल टू cos 60 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमें पहले 3 tan, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्वेश्चन में तो हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक मिनट, अब अगर आप ये सोचिए कि अगर आपको थीटा की वैल्यू पता है तो 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू अपने आप पता हो जाएगी, तो थीटा फाइंड आउट करने की कहीं ना कहीं आपको मेथड दी होगी। तो देखिए कुछ ना क्लू दिया है, देखो क्लू क्या दिया है, दिया ही है जो कि दिया है sin थीटा इज इक्वल टू cos 60, sin थीटा इज इक्वल टू cos 60। चलिए जो भी दिया उसको हम यूज करते हैं। तो sin थीटा cos 60, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता तो आसानी से आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में cos 60 की वैल्यू है 1/2, तो यानी sin थीटा है 1/2। अब सोचिए आप, पहले स्टेप में तो आपको वैल्यू पुट डाउन की, अब सेकंड स्टेप में सोचिए साइन की कौन से एंगल पे वैल्यू होती है 1/2, साइन की होती है 30 पे, तो मैं ऐसा लिख सकता था साइन थीटा इज इक्वल, देखिए 1/2 साइन 30 पे होता है तो 1/2 की जगह मैं साइन 30 लिख सकता हूँ। देखिए दोनों तरफ साइन, इसका मतलब ये दोनों तरफ साइन तभी होगा जब एंगल सेम हो, इसका मतलब थीटा 30 के इक्वल होगा। तो थीटा क्या आया 30, देखिए मुझे मिल गया मेरा थीटा, थीटा क्या आया 30। अब जब थीटा मिले आ गया 30, अब देखिए नाउ 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 किया। अब देखिए थीटा तो मुझे मिल गया 30, तो देखो tan में थीटा की जगह 30 लगाऊंगा, tan 30 की जो वैल्यू वो पुट करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, पॉइंट ए जो कि है सर्कल में से चैप्टर नंबर 12, पॉइंट ए लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर, बरोबर। एक पी है एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, यानी जो ए पॉइंट है सर्कल में नहीं, सर्कल के बाहर साइड है, विद सेंटर पी एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, यानी हमारा जो सर्कल है इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा 8 सेंटीमीटर। टेंजेंट फ्रॉम ए टचेस द सर्कल 8b, यानी एक टेंजेंट है सर्कल को, टेंजेंट यानी मैं बरोबर, टेंजेंट फ्रॉम ए यानी ए से एक टेंजेंट ड्रॉ कर, टेंजेंट उस लाइन को कहते हैं, टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच टचेस द सर्कल एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच करने वाली लाइन को टेंजेंट कहते हैं। तो देखिए ये रहा टेंजेंट, ये वाला, बराबर, टचेस द सर्कल एट बी इफ ए बी इज इक्वल टू 15, ये क्या है 15, देन फाइंड पी ए, हमें ये फाइंड, देखिए अब मैं आपको एक बात बताऊं, जहां जो टेंजेंट होता है ना, जिस टेंजेंट सर्कल के रेडियस के साथ, ये थियरी याद रखना, टेंजेंट सर्कल के रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाता है। ये देखिए ये रहा सर्कल का रेडियस और ये रहा टेंजेंट, तो यहाँ पे आपका 90 का एंगल बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे आप 90 डिग्री मत बनाना, ये रॉन्ग है, ये तो कुछ भी हो सकता है। बट थियरी क्या कहती है, थ्योरम ये कहती है, और थ्योरम ने ये प्रूव किया है कि अगर टेंजेंट होगा और टेंजेंट और रेडियस हमेशा एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे, यानी राइट एंगल बनाएंगे, तो इसका मतलब ये राइट एंगल मानो, राइट एंगल जहां वहां पाइथागोरस वहां। तो देखिए अगर आपको यहां से विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम है तो सिंपल बात है, राइट एंगल ट्राइंगल बना दीजिए और फिर का नामकरण कर दीजिए। अब देखिए क्या है, राइट एंगल हम हमेशा यूं ही बनाते हैं, ठीक है, और यहां पे कौन सा एंगल बन रहा है राइट एंगल, तो वो बन रहा था बी, बस हो गया काम पूरा, और यहां पे पी लगा दीजिए।
और यहाँ ए लगा दीजिए। अब देखिए ये क्या था, बी ए, बी ए कितना दिया है 15, और पीबी, पीबी कितना दिया है, पीबी दिया है हमें 8, और हमें ये फाइंड आउट करना है, बस फाइंड पी है। अब देखिए हम लोग को जैसे थ्योरम अप्लाई करें, एक मिनट, इधर पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे, इन ट्राइंगल ए पी बी, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, अब आपको पता चल गया होगा। तो ये आ गया हमारे लिए, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 8 का जो स्क्वायर है 64, और पीबी यानी एबी का स्क्वायर है 225, 64 प्लस 225 और 289, 289 किसी का स्क्वायर रूट है, वो स्क्वायर रूट कौन सा नंबर है 17, क्योंकि एक मिनट हमने क्यों 289 नहीं लिखा, बिकॉज एपी स्क्वायर हमारे लिए आया 289 एंड वी आर इंटरेस्टेड इन एपी। तो जब हमें एपी जो, तो हमें ये सोचना है कि जब, एक मिनट, हमने क्या किया, एपी का स्क्वायर रूट ले लिया, तो एपी अब यह जो नंबर है उसका भी स्क्वायर रूट लेना है, ये 289 किसका स्क्वायर रूट है, वो है 17, तो ये आ गया हमारा आंसर 17 और 17 सेंटीमीटर। तो आवर क्वेश्चन इज डन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 विच इज फ्रॉम हाइट एंड डिस्टेंस, चैप्टर नंबर 9। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाई टावर फ्रॉम अ पॉइंट 15 मीटर अवे। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन किसी चीज को जब जमीन से ऑब्जर्व करते हो तब आपका कितना एंगल, आपका चेहरे से कितना एंगल बनता है, यानी देखिए ये रही चीज जिसको मैं जमीन से ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मेरा एंगल कितना बन रहा है, ये देखिए जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाई टावर, देखिए ये मेरा टावर होगा ए बी जो कि है 15 मीटर, और उसका, और उसका एक पॉइंट है जहां से मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूं जो कि टावर से 15 मीटर दूर है, मुझे ये चाहिए। तो देखिए दो साइड दिए, एक मिनट, अगर यहां पे मैं थीटा लेता तो देखिए क्या होता, ये मेरे लिए अपोजिट है और ये मेरे लिए एडजेसेंट साइड। तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस अप्लाई करने में ये सोचिए जो दिया है उसी का यूज करो, सबसे आसान रूल। मुझे दिया है अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, तो मैं फॉर्मूला भी बोलेगा जिसमें अपोजिट और एडजेसेंट आता है। तो कौन सा फॉर्मूला है, टेन और कॉट। तो टेन और कॉट में से मैं कोई भी चूज कर सकता हूं, मैं टेन को चूज करता हूं। सपोज टावर, द हाइट ऑफ द टावर, टावर को हम सपोज करते ए बी जो कि कितना है 15 मीटर। अब इन ट्राइंगल एबीसी, टेन सी, सी से मैं एंगल ले रहा हूं क्योंकि सी होने वाला है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों मैंने बोला जमीन से, जमीन तो यही होगी। तो देखो इन ट्राइंगल एबीसी टेन सी इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट है ए बी और एडजेसेंट है बीसी, तो ए बी अपॉन बीसी। तो टेन सी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 15 अपॉन 15, 15 अपॉन 15 यानी 1। अब देखिए टेन सी इज इक्वल टू 15 अपॉन 15 विच इज 1, तो टेन सी क्या आया, इधर देखिए आप, टेन सी इज इक्वल टू 1। तो आप ये सोचिए कौन से एंगल पे टेन की वैल्यू 1 होती है, 45। तो देखिए सी की जगह 1 की जगह मैं टेन 45 लिख सकता हूँ। देखिए सी अपने आप आपको पता चल गया कैसे आया 45, और सी यानी मेरा एंगल था वो थीटा, थीटा क्या आया 45। अब क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द पॉइंट जॉइनिंग द पॉइंट 2 1 बरोबर एंड -2 -1 इन द रेशियो 1:1। अरे भाई साहब 1:1 का रेशियो में डिवाइड करने का मतलब उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, और वो पॉइंट जो किसी भी लाइन को इक्वल में डिवाइड करता है वो उसका मिड पॉइंट होता है। तो इस क्वेश्चन वाले ने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो, हमको खाली 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमको सिर्फ एक मिनट घुमा फिरा के बात कही, पर बात हम समझदार लोग समझ गए कि भाई ये कुछ और नहीं बोल रहा है, ये सिंपल मिड पॉइंट की बात कर रहा है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो पूरे जगत से आसान है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखिए इस पॉइंट को बोल दीजिए x1, इसको कह दिए x2, एक मिनट x1 y1, सॉरी x1 y1, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट x होगा सेकंड पॉइंट y होगा, इसको x1 x2 का तो ये होगा y1 और ये होगा एक मिनट x2 और ये होगा y2। मैं एक और बार, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैंने छोटी सी गलती कर दी, इसे मैं सुधार देता हूं जिससे आपको कोई मिस्टेक ही ना हो। तो देखिए ये जो पॉइंट होगा वो होगा x1 और सेकंड जो पॉइंट होगा वो होगा y1, ये पॉइंट होगा x2 और ये जो पॉइंट होगा y2। सो मिड पॉइंट यानी ये जो पॉइंट जो मिड में डिवाइड कर रहा है इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो देखिए 2 प्लस माइनस 2 डिवाइड बाय 2, 2 माइनस 2 0, 0 अपॉन 2 0 होने वाला है साहब। फिर 1 प्लस माइनस 1 तो वो 0 अपॉन 2, फिर से ये 0 हो गया। तो देखिए ये जो पॉइंट आ रहा है वो मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया जो कि क्या था, p ऑफ x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, और ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया। और क्वेश्चन नंबर 34 जिसे हम कहते हैं फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ यूजुअल नोटेशन, L दिया है,
H दिया है, F1, F0 एंड F2 दिया है। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। मोड का फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। इसमें ये इसका जो फॉर्मूला जो हमें याद रखना है। तो दोस्तों आज का जो हमारा पेपर है, कौन सा था जो पेपर जिसको हमने बड़े मजे से सॉल्व किया, वो था बेसिक मैथ्स का सेक्शन बी और पेपर 5 का। तो आज हम लोगों ने डन कर लिया है। सेक्शन सी का भी हम लोग बहुत जल्दी सॉल्यूशन लाएंगे। तब तक के लिए अच्छी तरह से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय।